In this video, we are talking about a famous writer, Rudyard Kipling. Rudyard Kipling was born in 1865. And if we talk about Rudyard Kipling, then we may say that Rudyard Kipling is one of the best known of the late Victorian poets, or we may say that he is the best known poet of 20th century. ठीक है, वे लेट विक्टोरियन पोएट्स में से और अर्ली 20th सेंचुरी पोएट्स में से ये फेमस पोएट माने गए हैं और साथ ही साथ ये स्टोरी टेलिंग के लिए भी जाने जाते हैं. ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1907. इन्हें 1907 में दी जंगल बुक के लिए और बहुत सी दूसरी स्टोरीज़ के लिए 1907 में नोबेल प्राइज़ को से अवार्ड किया गया था. किपलिंग की अर्ली लाइफ की अगर बात की जाए तो किपलिंग की अर्ली लाइफ का जो टाइम पीरियड था वो उसके पूरी लाइफ में से सबसे ज़्यादा इम्प्रेशनेबल ईयर्स को समाहित करता है. उसका अर्ली लाइफ का जो पीरियड था वो इंडिया के बॉम्बे में स्पेंड हुआ, जहाँ पर उसके पेरेंट्स एक ब्रिटिश बॉर्न या ब्रिटिश कॉलोनी के अंदर, एक छोटी सी ब्रिटिश कॉलोनी के अंदर जिसमें ऑलमोस्ट ब्रिटिशर्स रहते थे, उस कॉलोनी में वो रहते थे. और ये जो रुडयार्ड किपलिंग थे ये साहिब क्लास से बिलोंग करते थे, या हम कह सकते हैं रूलिंग क्लास से बिलोंग करते थे. इनके लिए जो इम्पीरियलिज़म था, जैसा कि ये रूलिंग क्लास से बिलोंग करते थे, तो इनके लिए जो इम्पीरियलिज़म था, साम्राज्यवाद था, वो एक ऐसे रिलीजन की तरह से था जिस पर कि कोई भी प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए या नहीं उठाया जा सकता है. रुडयार्ड किपलिंग के अगर वर्क्स की क्वालिटीज़ की बात की जाए तो इनके वर्क्स के अंदर ग्लोरी ऑफ इम्पीरियलिज़म को देखा जा सकता है, मतलब साम्राज्यवाद की शान को इन्होंने वर्णित किया है. इसके अलावा इन्होंने ब्रिटिशर्स को सुपीरियरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया है. इसी तरह से इन्होंने अपने नॉवेल्स, अपनी राइटिंग्स के अंदर मिस्टीरियस नेटिव्स को वर्णित किया है और साथ ही साथ लॉ ऑफ जंगल को भी यहाँ पर दिखाया गया है, मतलब पावर की सुपीरियरिटी को भी यहाँ पर वर्णित किया गया है रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा अपने वर्क्स में. रुडयार्ड किपलिंग की जो अर्ली लाइफ थी, वहाँ पर अगर हम इनकी एजुकेशन की बात करते हैं तो इनकी जो स्टार्टिंग एजुकेशन थी वो एक प्राइवेट पब्लिक स्कूल में हुई थी, जिसके अनुभव का वर्णन इन्होंने अपनी बुक स्टॉकी एंड कंपनी में किया है. स्टॉकी एंड कंपनी में इस बुक को, स्टॉकी एंड कंपनी को किस चीज़ के लिए जाना जाता है? इस बुक के क्रूड जोक्स के लिए जाना जाता है और मोक हीरोइज्म ऑफ यंग बारबेरियंस के लिए जाना जाता है. देन लेट वी टॉक अबाउट कैप्टन करेजियस. रुडयार्ड किपलिंग ने इंडिया में वापस आने के बाद एक रिपोर्टर के तौर पर काम किया और उसके बाद उन्होंने फ्रंटियर मिलिट्री में फुटलूज ऑब्जर्वर की पोस्ट पर भी काम किया. इसके बाद इन्होंने अपने लिटरेरी करियर को आगे बढ़ाने के लिए कुछ मैगजीन्स के लिए लिखा, कुछ न्यूज़पेपर्स के लिए लिखा और वो काफ़ी फेमस भी हो गए. देन ही टूवर्ड इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड, जिसके बाद वो एक इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड के अंदर गए और वहाँ पर इन्होंने प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक घटना को एक रिपोर्टर की आई से देखा, एक रिपोर्टर की नज़रिए से देखा, ताकि उनके वर्क्स के अंदर नॉवेलिटी आ सके, ताकि वो अपने वर्क्स के अंदर ड्रामेटाइजिंग जीनियस ढंग से कर सके और अपने वर्क्स को, अपने नॉवेल्स को, अपनी राइटिंग, स्टोरीज़ को, पोइट्री को, चाहे वो वर्ड्स में लिखी गई है चाहे प्रोस में लिखी गई है, अप टू मिनट डिटेल के साथ वर्णित कर सके. मीन्स दैट वी मे से दैट एवरीवेयर ही वेंट एज अ जर्नलिस्ट और एज अ न्यूज़पेपर मैन. और यही रीज़न था कि एट द एज ऑफ 25 ही बिकेम वर्ल्ड्स बेस्ट नॉन लिविंग राइटर. मतलब 25 साल की एज में रुडयार्ड किपलिंग वर्ल्ड के बेस्ट नॉन लिविंग राइटर बन गए. अब जब वो अपनी वाइफ के साथ, अमेरिकन वाइफ के साथ वेरमोंट में रह रहे थे, तब उस टाइम पीरियड के दौरान उनके अपने नेबर्स के साथ काफ़ी झगड़े भी हुए और इसी टाइम पीरियड के दौरान अलग अलग इंटरवल्स पर उन्होंने कुछ बुक्स लिखी, जिसका नाम था, पहली बुक थी द कैप्टन करेजियस जो 1897 में पब्लिश हुई. ये जो बुक थी ये 15 ईयर हार्वे शेन जूनियर की कहानी को वर्णित करता है. ये जो हार्वे शेन है ये एक बड़े उद्योगपति, एक रेल रोड टाइकून का
बिगड़ा हुआ बेटा है, जिसे कि एक पोर्तुगीज़ फिशरमैन ने नॉर्थ अटलांटिक में डूबने से बचाया था। इस बुक के टाइटल को मैरी एम्ब्री नाम की एक बैलेड से लिया गया है। इसके अलावा इस टाइम पीरियड के दौरान जो बुक्स उन्होंने लिखी उनमें द जंगल बुक, द जंगल बुक, द जंगल बुक, द सेवन सीज जो कि एक पोइट्री कलेक्शन है, मैनी इन्वेंशन ये एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जिसे कि 1893 में पब्लिश किया गया था। तो ये जो बुक्स थी ये उन्होंने उस टाइम पीरियड के दौरान लिखी जिस टाइम पर कि वो अपनी वाइफ के साथ वेरमॉन्ट में रह रहे थे। तो हमने 3 बुक्स को डिस्कस किया, कैप्टन करेजियस, द सेवन सीज, मैनी इन्वेंशंस। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं द जंगल बुक को। द जंगल बुक 1894 में पब्लिश हुई एक स्टोरीज़ के कलेक्शन की बुक थी जिसे कि रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था। किपलिंग ने ये बुक या ये स्टोरीज़ अपनी डॉटर जोसेफाइन को डेडिकेट की थी या जोसेफाइन के लिए लिखी थी, जिसकी डेथ 1899 में 6 इयर्स की एज में निमोनिया से हो गई थी। जंगल बुक में लिखी गई जो स्टोरीज़ है वो इंडियन फेबल्स या जातक कथा या पंचतंत्र से प्रभावित हैं, जैसे कि रिकी टिकी टवी। As all we know, Kipling has written many stories, but the Jungle Book is the best of all. The Jungle Book में जितनी स्टोरीज़ हैं वो सारी सक्सेसफुल नहीं हैं, लेकिन बहुत सारी स्टोरीज़, स्पेशली द स्टोरीज़ विच डील्स विद द हीरो मोगली, ठीक है, ऐसी स्टोरीज़ जो मोगली के नाम के करेक्टर से डील करती हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग रही हैं। इसके अलावा रिकी टिकी टवी नाम की जो स्टोरीज़ हैं इसमें, या फिर एक स्टोरी है टुमाई ऑफ एलिफेंट के नाम से, टुमाई ऑफ एलिफेंट के नाम से, ये स्टोरीज़ भी काफ़ी सक्सेसफुल रही है, काफ़ी फेमस रही है। और अगर कोई रुडयार्ड किपलिंग की स्टोरीज़ को पढ़ना चाहता है तो उसको उनकी एनिमल टेल्स में से टाइगर नाम की एक स्टोरी है उससे स्टार्ट करना चाहिए रीड करने के लिए। टाइगर नाम की ये जो स्टोरी है, माना जाता है कि इसका टाइटल रुडयार्ड किपलिंग ने विलियम ब्लेक की पोएम टाइगर से लिया। टाइगर नाम की इस स्टोरी में हम पढ़ सकते हैं कि किस तरह से एक शी वॉल्फ ने, एक मदर वॉल्फ ने मैन ईटिंग टाइगर से एक बेबी को बचाया और अपने साथ वो उस बच्चे को पालन पोषण के लिए ले गई। ये जो आइडिया था ये फैंटास्टिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन हम मानते हैं ऐसा कि ये फैंटास्टिकली इम्पॉसिबल है। बट इन 1912 अ शी वॉल्फ स्टोल 2 हिंदू बेबीज़ एट डिफरेंट टाइम्स। 1912 की एक घटना है जिसमें एक शी वॉल्फ ने 2 हिंदू बेबीज़ को अलग अलग टाइम पर चुरा लिया था और दे रैन ऑन ऑल फोर विद द पैक फॉर ओवर 7 ईयर्स, और वो उन बेबीज़ को 7 ईयर्स तक अपने पास रखती है। बाद में इन्हें बचाया जाता है, एक मिशनरी हॉस्पिटल के अंदर इन्हें रखा जाता है और 8 साल के जब ये बेबीज़ थे तो इनकी डेथ हो जाती है। बट उस टाइम पर ये ह्यूमन बींग्स की तरह से बिहेव करने लग गए थे, तो ये एक रियल इंसिडेंट था। इसी तरह से अगर हम एडवेंचर ऑफ मोगली, द जंगल बुक के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, एडवेंचर ऑफ मोगली को रीड करते हैं। अगर उसकी बात करें तो इस बुक के कुछ कैरेक्टर्स हैं शेर खान, बालू, मोगली और बहुत सारे दूसरे एनिमल्स। तो जो जंगल बुक है ये मोगली के एडवेंचर से डील करती है। जंगल बुक में मोगली नाम के एक बच्चे को मदर वॉल्फ के द्वारा पाला गया था और मोगली का जो मीनिंग है वो क्या है, लिटिल फ्रॉग। एक छोटे मेंढक को क्या कहा जाता है, मोगली कहा जाता है, ठीक है। और ये जो मोगली नाम का कैरेक्टर है ये इस पैक का, यानी कि वॉल्फ के जो ग्रुप था, झुंड था, उसका क्या बन जाता है, एक तरह से लीडर बन जाता है और सभी जंगल के एनिमल्स का फ्रेंड बन जाता है या मास्टर बन जाता है। और ये जो एनिमल्स हैं ये भी उसी की तरह से लैंग्वेज बोलते हैं, दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज। द फैस्किनेटिंग जंगल बुक सजेस्ट एन odd grouping of Kipling's character into less real, the more real and the wholly real, the oddity being that real is found where least वी एक्सपेक्ट इट। मतलब जंगल बुक के अंदर
किपलिंग ने अपने कैरेक्टर्स को कुछ ज़्यादा रियल ढंग से दिखाया, कुछ कैरेक्टर्स कम रियल दिखाई देते हैं और कुछ कम्प्लीटली रियल दिखाई देते हैं। जहाँ हम रियलिटी की एक्सपेक्टेशन, जहाँ हमें लगता है कि ये चीज़ें अजीब सी है, वहाँ भी रियलिटी जैसा अफेक्ट उन्होंने क्रिएट किया है। तो मोगली, या हम कहेंगे द जंगल बुक, मोगली के उन एक्सपीरियंसेस की कहानी है। मोगली नाम के एक बच्चे की कहानी है जिसे कि शी वॉल्फ के द्वारा पाला गया, और वो एक जंगल में रहता है और उन्हीं एनिमल्स का मास्टर या एनिमल्स का फ्रेंड बन जाता है और उन्हीं के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करता है। रिकी टिकी टवी इसी बुक की एक कहानी है। रिकी टिकी टवी एक नेवले और एक नाग की कहानी है, जिनका जो ये नेवला है रिकी टिकी, ये एक फैमिली के साथ रहता है और उस फैमिली को बचाने के लिए ये पहले एक कोबरा से फाइट करता है और उसे मार देता है। फिर कोबरा के साथ एक नागिन रहती है, वो उसका रिवेंज लेने के लिए आती है, तो ये रिकी टिकी उसे भी मार देता है। और इस नागिन की और रिकी टिकी की जो फाइट है वो बिल के अंदर होती है। तो ये एक स्टोरी थी रिकी टिकी टवी नाम की, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। इसके बाद हम बात करते हैं द शिप दैट फाउंड हर सेल्फ। द शिप दैट फाउंड हर सेल्फ एक ऐसी स्टोरी है रुडयार्ड किपलिंग की, जिसके अंदर, जैसा कि हमने रीड किया, रुडयार्ड किपलिंग के जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमन बींग्स की तरह से बात करते हैं, ठीक है। लेकिन ना सिर्फ उसके एनिमल्स बल्कि उसकी मशीन्स भी बातें करती हैं, जैसा कि हम रीड कर सकते हैं द शिप दैट फाउंड हर सेल्फ के अंदर। द शिप दैट फाउंड हर सेल्फ में जो मशीन बात करती है वो काफ़ी नेचुरल लगती है, ठीक है। और ये जो मशीन है, ये यानी कि जो जहाज़ है, इसके जो पार्ट्स हैं वो आपस में बातें करते हैं, और फाइनली जब ये अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं तो इन्हें अलग अलग कर दिया जाता है। और इस स्टोरी का क्या नाम है? द शिप दैट फाउंड हर सेल्फ। इसी तरह से एक और स्टोरी है जो सी जर्नी को एक्सप्लेन करती है, वो है ब्रेड अपॉन दी वाटर्स। और बैलेड ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट इनकी पोइट्री कलेक्शन का नाम है। इसी तरह से बैरक फ्रॉम बैलेड्स के अंदर ही गंगादीन फुजी और डैनी डीवर को एक्सप्लेन किया गया है, जिसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसी लेक्चर में। इसके अलावा इनके कुछ पोएम्स हैं, जैसे कि रिसेशनल, द रोवर्स, एन अमेरिकन ट्रूस ऑफ द बियर, बैलेड ऑफ द रेड अर्ल, आर लेडी ऑफ स्नोज, अ सर्वेंट व्हेन ही रेन्ड। किपलिंग का पोइट्री कलेक्शन काफ़ी बड़ा रहा है। किपलिंग की जो पोइट्री थी वो लिरिकल और नैरेटिव फॉर्म में लिखी गई, जो काफ़ी सारी पोइट्रीज़ को कंटेन करती है। इसके अंदर गुड और पुअर हर तरह की पोइट्री का एक कलेक्शन देखा जा सकता है। इन्हीं सभी पोइट्रीज़ के अंदर एक पोएम रिसेशनल है। जो रिसेशनल नाम की पोएम है, ये इम्पीरियलिस्टिक टाइप की पोएम है, और जिसे कि डायमंड जुबली कम टू एन एंड, जब क्वीन विक्टोरिया की गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली एक एंड पर थी, यानी 1897 के एंड पर, उस टाइम पर ये पोएम लिखी गई थी। इसी तरह से नेक्स्ट पोएम इनकी फॉर ऑल वी हैव एंड आर, ये भी इसी टाइम के दौरान लिखी गई थी। और ये जो पोएम है, ये इंग्लैंड की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर एंट्रेंस को एक्सप्लेन करती है।
देन वी कैन से दैट किपलिंग एक ऐसे पोएट थे जिनके पास हर ओकेज़न पर नेशन के लिए लिखने के लिए कुछ ना कुछ था। अब जब उन्होंने कोकनी डायलेक्ट के अंदर एक पोएम लिखी, इस पोएम का नाम था लॉर्ड रॉबर्ट्स। क्या नाम था? लॉर्ड रॉबर्ट्स। इस पोएम को इन्होंने कोकनी डायलेक्ट्स में लिखा। ये जो कोकनी डायलेक्ट में लिखी गई पोएम थी, ये एक महान सोल्जर की मृत्यु पर लिखी गई थी। इसका क्या नाम था? लॉर्ड रॉबर्ट्स। इसके बाद हम बात करते हैं थिंग्स एंड द मैन। एक पोएम थी जिसका नाम था थिंग्स एंड द मैन। ये ट्रबल मेकिंग जोसेफ चैम्बरलेन के लिए लिखी गई थी। फिर हम बात करते हैं कि किस तरह से रुडयार्ड किपलिंग ने खुद को मुसीबत में डाला प्रत्येक ओकेज़न के लिए पोइट्री को लिखकर। ये एक पोएट लॉरेट भी रह चुके हैं। 1907 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, लेकिन फिर भी किपलिंग को अपनी हम कह सकते हैं किपलिंग हैड नो ग्रेस टू होल्ड हिज टंग, और इसी वजह से उन्होंने अलग अलग कंट्रीज से अपने लिए एक कंट्रीज़ के प्रति एरोगेंट ओपिनियंस को शो किया। जैसे कि इन्होंने रशिया के लिए ओपिनियन को शो करते हुए लिखी ट्रूथ ऑफ द बियर। किसके लिए लिखी है? ट्रूथ ऑफ द बियर, रशिया के लिए। जर्मनी को इन्होंने ऑफेंड किया बाय रोवर्स लिखकर। जर्मनी को ऑफेंड किया बाय रोवर्स लिखकर। एन अमेरिकन से इन्होंने अमेरिका को ऑफेंड किया। और बैलेड ऑफ द रेड अर्ल से इन्होंने आयरलैंड को, बैलेड ऑफ द रेड अर्ल से इन्होंने आयरलैंड को ऑफेंड किया। आवर लेडी ऑफ स्नो रिलेटेड है कैनरा से, यानी कि कनाडा से। और अ सर्वेंट व्हेन ही रेन्ड से इन्होंने प्रत्येक उस राष्ट्र को ऑफेंड किया जहाँ पर भी डेमोक्रेसी थी। ठीक है, तो ये सारी पोएम्स रुडयार्ड किपलिंग के कलेक्शन को शो करती है पोइट्री के। इसके अलावा इनकी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं, जैसे कि जस्ट सो स्टोरीज़, जिसे कि 1902 में लिखा गया। किम एक नॉवल है जो 1901 में लिखा गया था। ये एक इंडियन बॉय की कहानी को रिप्रेजेंट करता है। कुछ और शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, जैसे कि बाबा ब्लैक शिप, ए वेसाइड कॉमेडी, द रेस्क्यू ऑफ प्लम्स विदाउट बेनिफिट्स ऑफ कलर्जी, द टॉम्ब ऑफ हिज एंसेस्टर, ए मैन हु वाज द मार्क ऑफ द बीस्ट। द मार्क ऑफ द बीस्ट एक गोथिक स्टोरी है। सोल्जर्स 3, किम और द ब्रशवुड बॉय, ये सारी इनकी काफ़ी फेमस क्रिएशंस रही हैं। कलेक्शन ऑफ स्टोरीज एंड पोएम। कलेक्शन ऑफ स्टोरीज में हम पक ऑफ बुक्स हिल और रिवार्ड एंड फेरीज को रीड कर सकते हैं, जो कि 1910 में पब्लिश हुई थी और ये काफ़ी फेमस भी रही थी। रिवार्ड एंड फेरीज पोएम्स का कलेक्शन है, जिसके अंदर इफ़ नाम की जो पोइट्री थी, पोएम थी, वो बहुत बहुत ही फेमस रही है। और इसे आज भी इज स्टिल रेगुलरली वोटेड द नेशंस फेवरेट, राष्ट्र का फेवरेट पोएट माना जाता है। किपलिंग डाइड इन 1936 एट द एज ऑफ 70। किपलिंग की डेथ 1936 में 70 की एज में हुई थी।